चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चरित्र क्या है? आप लोगों के अनुसार चरित्र का क्या तात्पर्य होगा? सॉरी, आपके बारे में क्या सोचता हूँ, जैसे आपकी जो छवि है हमारा, मैं आपके यहाँ क्या सोचता हूँ आपकी छवि के बारे में। मतलब किसी व्यक्ति की छवि आपके अंदर कैसी है वो उसका चरित्र है। आपके अच्छा तो मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये आपके अंदर मेरी ये छवि बनी तो बनी कैसे, ये पहले बताइए। वो आपके व्यवहार तो चरित्र क्या है? मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों और उस कार्यों का क्या है? व्यवहारात्मक क्रियान्वयन, ही उसका चरित्र दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने काम क्या किया, मेरा ऐच्छिक कार्य है कि मुझे पढ़ाना है, ये मेरा क्या हुआ? मेरी इच्छा थी पढ़ाने का, मेरा ऐच्छिक कार्य हुआ पढ़ाना। मैं आपको यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मेरा व्यवहारात्मक रूप क्या है? मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको व्यवहारात्मक रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो चीज़ें आपके लिए क्या है? आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चारित्रिक रूप से मेरा जो आप अगर वर्गीकरण करेंगे तो क्या करेंगे? अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे हैं, बुरा पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा तो अच्छे नहीं। तो वहाँ पर मनुष्य का क्या हुआ? मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का व्यवहारात्मक जो क्रियान्वयन होगा वो उसका निर्धारण करता है उसके चरित्र का। चरित्र अच्छा है या बुरा, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य ही निर्धारित करते हैं उसके चरित्र का। जी बताएं। सर, किसी टीचर को उसको पढ़ाने से हम चरित्र नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बातों के दौरान, चर्चा के दौरान, टीचर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। ठीक है, अच्छा भी बुरा है, बुरा भी बोलता है। अगर उसके पढ़ाने के दौरान आपको ज़्यादातर नेगेटिविटी मिलती है, आपका वो लगातार क्या करता है? आपको इस एग्ज़ाम के डराता है, इस एग्ज़ाम के प्रति। तो चारित्रिक रूप से क्या है? नेगेटिविटी उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों को अच्छे तौर पर नहीं लेता है। आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा हुआ? नेगेटिविटी वाला, आपको हमेशा डिमोटिवेट करता रहेगा। आप उससे पर्सनल भी मिलने जाओगे, हो सकता है कि आपको क्लास में नहीं पढ़ा तो वो आपको झिड़क देगा, डांट देगा। तो उसका चरित्र कैसा है? रूठा हुआ है, निगेटिविटी है, गुस्से वाला है। जी सर, अगर कोई टीचर आता है क्लास में, पढ़ाया, सभी स्टूडेंट को समझ में आया, डिस्कस नहीं किया, चुपचाप निकल गया, ज़्यादा बात नहीं किया, तो सर उसके फिर तो कैसे जाएंगे? क्योंकि पढ़ाता भी अच्छा है, सबको समझ में भी हमको आ रहा है, हाँ, और वो चुपचाप निकल के, यानी कि अगर परसेंट मिलना चाहो तो नहीं। तो आपने अपना आंसर खुद दे दिया। टीचर ने अच्छा पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, तो डिस्कस के बाद कहाँ रहेगी? मतलब डिस्कशन वहाँ होता है जब आप कोई चीज़ ना समझ में आए। आप अपने आंसर को स्वयं, आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। डिस्कशन की बात हमेशा वहीं आएगी जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आपको समझ में आ गया, तो वहाँ पर वार्तालाप करने का कोई आशय ही नहीं बचता है। फिर हम चले जाएंगे, हमको रुकने क्या फ़ायदा, हम आपको देखते रहेंगे। हाँ बताइए क्या चल रहा है? नहीं करना है हमें। हम आपके परिवार के नहीं हैं कि डेली आएंगे, हाल चाल लेंगे, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या खाया पिया, सब बढ़िया है कि नहीं है, घर परिवार में कैसा है। मेरा ये काम नहीं है। मेरा जो काम था पढ़ाना था, आपको समझ में आ गया, क्लास ख़त्म, मैं अपने घर, आप अपने घर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा चरित्र। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा कि एक टीचर पढ़ाता है, जिसको पसंद भी आता है, दूसरे को नहीं पसंद आता है। जी, यहाँ एक ऐच्छिक कार्यों के जितने निर्धारण है, उनका मतलब हम दो लोग भी अलग अलग हो गए, जो ये भी निर्धारण कर रहे हैं वो अच्छा है खराब है। हाँ ये भी है। ये व्यक्ति विशेष के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ? व्यक्ति विशेष के आधार पर एक व्यक्ति की क्या होती है? चारित्रिक रूप से विशेषताएँ क्या होती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, देखिए एक ही कार्य के दो पहलू हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को, किसी को थप्पड़ मारते देखा। ठीक है, मैंने इनको बुला के इनको मैंने एक थप्पड़ मार दिया। दो आप सबने देखा, तो आपने क्या देखा कि मैंने इनको थप्पड़ मारा, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पहले क्वेश्चन होगा कि मारा क्यों, आपको कारण नहीं पता है।
लेकिन कुछ लोग कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं और भाई बुरा बन जाता है कि यार उसने मार दिया, कैसे मार दिया, टीचर होके कैसे मार सकता है, बाहर मिलेगा तो भी बताते हैं, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आपने अपने अंदर निगेटिविटी मेरे वाले में बना ली, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, उससे जाके पूछेगा क्या कारण था। उसने बताया, वो बताएगा सर को मेरी बातचीत हुई, सर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उनके बारे में कुछ गलत तरीके मैसेजेस कर दिया, ऐसा कुछ, उसी कारण सर ने मुझे मारा। तो आपको समझ में आ गया कि लड़के गलती लड़के की थी इसलिए सर ने मारा, सर के यहाँ गलती नहीं है। तो यहाँ पर दो अलग अलग लोगों के लेकर टीचर के एक कार्य के द्वारा उसके अलग अलग कहीं सकारात्मक कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण बनते हैं, ठीक है। तो उसके कार्य ही निर्धारित करते हैं, लेकिन कार्य के जो होते हैं पीछे के कारणों को भी जानिए। कहते हैं ना, आप तुरंत रिएक्ट मत करिए, क्योंकि आपने जब किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो पहले उसके बारे में जानिए, उस कारणों को जानिए, उनको परखिए, उसके बाद उसका मूल्यांकन करिए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा चरित्र। इसमें लिखिएगा मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों, मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों एवं आदतों से ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों एवं आदतों से ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र, नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र मनुष्य की उस अस्थाई मनोवृत्ति का नाम है। चरित्र मनुष्य की उस अस्थाई मनोवृत्ति का नाम है जो बार बार उसके ऐच्छिक निर्णयों से निर्धारित होती है। ऐच्छिक निर्णयों से निर्धारित होती है तथा जो उसके बाह्य क्रियाकलापों में अभिव्यक्ति होती है। अर्थात मनुष्य का चरित्र उसके सतत ऐच्छिक निर्णयों का ही परिणाम है। मनुष्य का चरित्र उसके सतत ऐच्छिक निर्णयों का ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नीति शास्त्र। नेक्स्ट पॉइंट, नीति शास्त्र मनुष्य की आदतों के लिए के निर्माण में मनुष्य द्वारा किसी कार्य को बार बार करने का निर्णय एवं पुनरावृत्ति करता है। इसलिए आदत भी मनुष्य के ऐच्छिक कार्य का हिस्सा है। ऐच्छिक कार्य का हिस्सा है। यहीं पे नीचे क्वेश्चन लिखिएगा। जब भी क्वेश्चन मैं बोलूं तो आप हमेशा पेन चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्या नीति शास्त्र के विषय क्षेत्र में मनुष्य की आदतों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? मनुष्य की आदतों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्या मनुष्य की आदतें उसके चरित्र के निर्माण में सहायक हैं? क्या मनुष्य की आदतें उसके चरित्र निर्माण में सहायक हैं? विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये आपको अपना एक क्वेश्चन, ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कल लिखकर सब लोग ले आएंगे। ठीक है, आप लोग जाइएगा, आंसर आपको लिखा दिया गया इसके पहले ही, जो इसके पहले अभी मैंने आपको लिखाया है उसका आंसर वहीं मिल जाएगा। आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद उसको कोट आउट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। किसी भी ऐच्छिक निर्णय में दो अनिवार्य तत्व विद्यमान रहते हैं। किसी भी ऐच्छिक निर्णय में दो विद्यमान तत्व अनिवार्य किसी भी ऐच्छिक निर्णय में दो अनिवार्य तत्व विद्यमान रहते हैं। पहला, निर्णय के मूल में निहित भावना। निर्णय के मूल में निहित भावना। दूसरा, सेकंड पॉइंट, लक्ष्य। निर्णय के मूल में निहित भावना, दूसरा लक्ष्य। ठीक है, तो कोई भी आपका निर्णय लिया जाता है आपके द्वारा, आप कोई निर्णय लेते हो, उस निर्णय के पीछे दो चीज़ें। पहली क्या है? निर्णय के लेने के पीछे आपकी मूल भावना क्या रही? जो निर्णय लिया है उससे आपको किस लक्ष्य को आपके निर्धारण किया है। तो ये क्या हुआ? आपके ऐच्छिक निर्णय के दो पहलू। जैसे आपका एक निर्णय है कि आपको बाइक चलाना सीखना है। ठीक है, आपको बाइक चलाना सीखना है, आपको के द्वारा, ये आपका अपना निर्णय है, ऐच्छिक निर्णय। किसी ने कहा नहीं कि तुम बाइक चलाना सीख लो या स्कूटी चलाना सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो। क्या आपने स्वयं निर्धारित किया कि मुझे बाइक चलाना सीखना है। इसमें दो चीज़ें हैं कि आपने निर्णय का जो मूल में निहित भावना क्या है, आपको बाइक चलाना सीखना क्यों है, और बाइक चलाकर सीखने से आपको मिलने क्या वाला, आपका लक्ष्य क्या है बाइक चलाना सीखने का। ये आपका सबका अपना अपना उद्देश्य हो सकता है, सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, किसी को आने जाने की असुविधा है, ठीक है, साधन नहीं मिलते हैं, कहीं भी आने जाने वाले कोचिंग ही आप आ जा रहे हैं, आपको आने जाने के लिए घर से जो होते हैं साधन नहीं मिलते हैं, तो आप कहोगे कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगी तो मैं या सीख लूँगा तो आराम से होता है बाइक से कोचिंग चला जाऊँगा, साधन की मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से घर आ जा सकता हूँ। और बीच में किसी कोई होगा तो हेल्प भी कर सकते हैं किसी को, कोई घर में अगर मान लो कोई ज़रूरत काम पड़ गया तो मैं आपके कर सकता हूँ, किसी को लाना ले जाना हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने अपने कार्य, आपने जो निर्णय लिया उसके पीछे आपको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी थी, अपने ISPCS का जो लक्ष्य था उसको ये हेल्प कर देगा बाइक चलाकर सीखने से। वहाँ पर आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा था, किसी का वेट करना पड़ता था, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। टाइम आपका मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, आसानी से आप जब भी चाहें 10 से 15 मिनट आएंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऐच्छिक निर्णय हो गए। तो किसी कार्य के आपके दो पक्ष हैं, कारण और लक्ष्य। कोई भी कार्य करने जाओगे तो पहली चीज़ उसका क्यों किया आपने, ठीक है, क्यों करने वाले हो, उसके क्या लक्ष्य हैं। एक पास्ट एक फ्यूचर, वर्तमान में जो होगा करने जा रहे हो जो वर्तमान में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा जो पास्ट से जुड़ा होगा, और जो लक्ष्य होगा वो आपके फ्यूचर से निर्धारित होगा। हाँ जी बताएं, क्वेश्चन कौन सा? अच्छा, जो आपने मैंने दिया है वो आपको लिखना है 150 में। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, और 150 वर्ड्स यानी कि 10 नंबर। वर्ड आपको पता है ना कितने वर्ड किसको बोलते हैं, तो वर्ड में ही लिखने हैं, 150 वर्ड होने चाहिए। टाइम कोई टेकिंग नहीं है, आप अपने टाइम अपने लेकर लिख सकते हैं, अभी टाइम बाउंडिंग का इशू नहीं है आप लोगों के साथ।
आप लेकिन एक आंसर अच्छा लिख कर आएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नीति शास्त्र की विषय वस्तु को लेकर कुछ विचारकों ने अपने अपने विचार रखे। ठीक है, बेंथम, हॉक्स ने अलग अलग चीज़ों के बारे में, लॉक ने यहाँ पे कुछ और बोला है, बेंथम ने कुछ और बोला है। तो उनके विचारों के बारे में कल हमने चर्चा की थी। जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, वो आपको हूबहू वैसे ही लिखने हैं अपने आंसर राइटिंग। वहाँ पर आपको कोई उनको क्या करना है, रट्टा मारना है। जो उन्होंने बोला है वही लिख देना है। अब उन्होंने जो बोला है कि आपके अनुसार अच्छा है या बुरा है, वो आपको निर्धारित करना है कि आपके आंसर में किसकी बात ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा बेंथम के विचार, इसी ऐच्छिक निर्णयों के बारे में। बेंथम के विचार, इसमें लिखिएगा बेंथम ने नीति शास्त्र की विषय वस्तु को लेकर अपने विचार रखे हैं, जहां पर नीति शास्त्र को तथ्यों पर आधारित यानी तथ्यात्मक विषय वस्तु बताया है। तथ्यों पर आधारित अर्थात तथ्यात्मक विषय वस्तु बताया है। बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो विकल्प दिए हैं। सुख और दुख नामक दो विकल्प दिए हैं। मनुष्य अधिकाधिक सुख प्राप्त करने तथा दुख से बचने का प्रयास करता है। अधिकाधिक सुख प्राप्त करने तथा दुख से बचने का प्रयास करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बेंथम का तर्क है कि यदि मनुष्य अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। बेंथम ने इसे नैतिक सुखवाद की संज्ञा दी है। बेंथम ने इसे नैतिक सुखवाद की संज्ञा दी है। नैतिक सुखवाद की संज्ञा दी है। लेकिन आगे चलकर ह्यूम इससे पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं और वो अपनी बातों को वहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिनको बात कर लेते हैं हम। बात आती है जिससे आप सभी परिचित हैं, सुख और दुख। सुख और दुख होता क्या है? सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? बेसिकली ये दोनों क्या हैं? अनुभूतियां हैं जिसका आप अनुभव करते हैं। सुख की अनुभूति तब कब होती है आपको? जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ बुरा होता है। अच्छा किसके अनुरूप? आपके अनुरूप अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके अनुरूप अच्छा है वो दूसरों के अनुरूप वो अच्छा ही होगा, है ना। जैसे कि आपका रिजल्ट,
यूपीएससी में आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपके अनुरूप यह क्या है, अच्छा है, आपको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन यही आपका रिज़ल्ट हो सकता है किसी अन्य बच्चे का, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, वो बाहर हो गया क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया। उसके लिए वो क्या हुआ, वही सुख उसके लिए दुख में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी अनुभूति क्या है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली मनुष्य की जो अनुभूतियां हैं किसी कार्य विशेष को लेकर, जो वो अनुभव करता है, वो आपके हार्मोन्स जो चेंज आते हैं बॉडी में, वो आपको सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। वो परिस्थितियां कार्यों के आधार पर वर्ग विशेष का अलग अलग हो सकती है। एक ही कार्य के लिए एक व्यक्ति सुखी भी अनुभव कर सकता है, दूसरा दुख का अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग, कुछ लोगों का हाथ दर्द हो रहा है, कुछ लोगों के लिए दुख का कारण है, बन रहा है अभी ये जो सेशन है, उनके हाथों में दर्द होने लगे हैं, मसाज चाहिए। तो ये मैंने पहले लेक्चर बता दिया था कि इसकी आपको आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ने वाली है। कुछ लोगों के लिए अब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पुराने बैचेस के बच्चे होंगे उनको इसकी अब कोई आती है, उनको लगता है सर धीरे बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सा और तेज़ बोलें। तो यहाँ पर एक ही काम हो रहा है, मेरे द्वारा एक ही तरह काम कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं। तो यहाँ पर बेंथम यही बोल रहे हैं। बेंथम ने कहा यदि आप सुखी यानी सुख चाहते हैं, तो सुख चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। कहते हैं हर एक व्यक्ति यही तो चाहता है, ये कौन चाहता है? किसी व्यक्ति की द्वारा बोला जाता है मुझे दुखी होना है, होना है? नहीं होता है, सबको सुख चाहिए। तो बेंथम सही कहते हैं, अगर आपको सुख चाहिए तो सुखी होने के लिए प्रयास करते रहिए। आप लोग प्रयास करते हैं सुखी रहने का, लेकिन इससे ज़्यादा आपको यही मिलता है। ज़्यादा क्या मिलता है आपके लाइफ में? इनसे रूबरू होना ज़्यादा होता है। ये कभी कभार ही मिलते हैं, और वो भी क्षणिक होते हैं, चले जाते हैं, और ये हैं कि जाने का नाम नहीं लेते हैं। ये ज़्यादा आपके मित्रवत रहते हैं, है ना? तो बस बेंथम जो कह रहे थे उनको फॉलो करते चलिए। चलिए, अब ह्यूम यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, वो ह्यूम से मतलब ह्यूम जो हैं, क्या वो इससे सहमत थे या असहमत थे? नेक्स्ट डालिएगा ह्यूम के विचार। ह्यूम लिख लेंगे ना? अच्छा, एक बात और है, आप लोगों की अगर हिंदी अच्छी नहीं होगी तो गलत वर्ड मत लिखिएगा। कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बता दीजिएगा। कुछ लोगों से मैं परिचित हूँ जिनके वर्ड बहुत अच्छे हैं और हिंदी बहुत अच्छी है, क्लास में उनसे अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखेगा। लेकिन जिन लोगों का अच्छी नहीं है वो लोग ज़रूर बता दें, मैं यहाँ पर लिख दिया करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ह्यूम लिखा जाता है, ह्यूम तो लिख लेंगे ना सब लोग? बस ठीक है, फिर व्याकरण हिंदी की सही है। चलिए लिखिए, ह्यूम के लिखिएगा, ह्यूम के अनुसार इसमें लिखिएगा, ह्यूम बेंथम के विचारों से सहमत नहीं है। ह्यूम का तर्क है कि तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक कथनों के मध्य एक खाई बनी रहती है। तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक कथनों के मध्य एक खाई बनी रहती है जिसे तार्किक रूप से कभी भरा नहीं जा सकता, तथ्यात्मक कथन यह व्यक्त करता है कि मनुष्य क्या करता है। तथ्यात्मक कथन यह व्यक्त करता है कि मनुष्य क्या करता है, जबकि मूल्यात्मक कथन यह व्यक्त करता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
मनुष्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य अनेक ऐसे कार्य करता है, मनुष्य अनेक ऐसे कार्य करता है जिसे मूल्यात्मक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। मूल्यात्मक रूप से स्थापित अनेक ऐसे कार्य करता है जिसे मूल्यात्मक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ह्यूम ने कहा है यह दोहरे मापदंड वाला है। क्योंकि यदि एक तथ्य को मूल्य में परिणत किया जा सकता है, यदि एक तथ्य को मूल्य में परिणत किया जा सकता है, परिणत मतलब बदला जा सकता है, यदि एक तथ्य को मूल्य में परिणत किया जा सकता है तो दूसरे तथ्य को भी मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरे तथ्य को भी मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है मानव व्यवहार के संबंधित किसी भी तथ्य को मूल्य में परिवर्तित करना इतना सहज एवं सरल नहीं है। संबंधित किसी भी तथ्य को मूल्य में परिवर्तित करना इतना सहज और सरल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि नीति शास्त्र क्या है, तथ्यात्मक पहलू है या मूल्यात्मक पहलू है। एक्सप्लेन कर दें, वही इसीलिए मैं पूछ ही रहा था। यहाँ पे एक व्यक्ति ने, बेंथम ने बोला कि नैतिक जो मूल्य हैं आपके, मानव का जो व्यवहार है, मानव के व्यवहारों को तथ्यों पर आधारित बताया, यानी कि मानव के व्यवहार कैसे हैं, तथ्यात्मक है। ये बेंथम ने कहा। ह्यूम क्या कहते हैं कि मानव का व्यवहार तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि किसी भी तथ्य का मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि मानव के व्यवहार को मूल्यों में परिवर्तित आपको नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव के व्यवहार का कोई तथ्यात्मक पहलू ही नहीं है। नीति शास्त्र इस चीज़ को आपको पहले ही पेज में मैंने लिखा है कि नीति शास्त्र आपका तथ्यों पर आधारित नहीं है। वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, उस अध्ययन करने के बाद उनके किए गए व्यवहारों का एक मापदंड स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कोई मूल्यात्मक पहलू कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि मानव द्वारा मान लीजिए कोई व्यवहार किया गया, एक समाज में मान लीजिए आप आते जाते हैं सड़कों पर, सड़क पर आने के दौरान क्या हुआ, आपको किसी ने धक्का मार दिया। ठीक है, धक्का दो लोगों को, दो अलग अलग लिंग के लोगों को, एक धक्का लगा एक व्यक्ति को यानी एक पुरुष को, दूसरी तरफ एक धक्का लगा एक महिला को। यहाँ पर व्यवहार कैसा होगा मानव का? एक महिला को अगर धक्का लगा तो व्यवहार कैसा होगा, एक पुरुष को धक्का लगा तो व्यवहार कैसा होगा? आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं, आप लोग खुद जानते हैं इस बारे में। हाँ, महिला वाला जो धक्का लगेगा तो वहाँ पे जो पुरुष होगा वो बहुत ज़्यादा उग्र होकर आएगा, और जिसने मारा होगा
पूछेगा भी नहीं महिला से, पहले उसको लगा देगा 4 6। आपका व्यवहार हो गया वहाँ पे, मानव व्यवहार वहाँ पे दिखाया। अब दूसरी तरफ पुरुष को लगा, पुरुष वहाँ पर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है, कोई नहीं आता, वो दूर से देखता रहता है आदमी। और जब दोनों तरफ से चलने लगते हैं तब 4 6 और आते हैं और एक को पकड़ के अपना हाथ साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो आपको वर्ग विशेष में लिंग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता रहता है। तो क्या हम यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार को कोई तथ्यात्मक पहलू निर्धारित कर सकते थे, कोई तथ्य बना सकते थे? मनुष्य दोनों हैं, पुरुष भी महिला भी, लेकिन वहाँ पर जो व्यवहार किया गया वो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग, और इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है जो महिला को धक्का लगा हो वो उसकी गलती से लगा, दूसरी से उसकी गलती ना भी हो, किसी ने दूसरे जानबूझ के किया हो, कोई ना भी चाहता हो अनजाने में लग गया। तो परिस्थितियां क्या हुई, डिपेंड करती हैं, और डिपेंड आपका मानव का व्यवहार भी करता है। कई जगह मानव व्यवहार बहुत संयमित होता है, कई जगह तुरंत उग्र हो जाता है। तो मानव व्यवहार कैसा होगा उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी के कारण भी होता है, और कई बार क्या होता है कि वो उसके घर में किसी प्रकार की परेशानियों के कारण उसका व्यवहार वहाँ पर दिख जाता है। घर में लड़ाई हुई होगी तो बाहर किसी से हुई तो सारा गुस्सा उसी पर निकाल देगा। घर का माहौल शांत है, सब अच्छे से रहते हैं, परिवार का माहौल ऐसा है, तो बाहर अगर किसी प्रकार लड़ाई भी हो जाती है तो उस लड़ाई से वो बच के निकल जाता है, उस चीज़ों को वहीं बातचीत के माध्यम से सुलटा के वो निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तथ्य नहीं है, ये मानव का व्यवहार है, और मानव के व्यवहार उसके मापदंड निर्धारित करते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विकल्प होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूम और बेंथम के अपने अपने विचार हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके उन विचारों के आधार पे अलग अलग हैं। चलिए, तो ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका पूरा नीति शास्त्र हो गया। नीति शास्त्र में एक चीज़ और है, क्या नीति शास्त्र के अंतर्गत हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, या राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र से अंतर संबंधित है या नहीं? क्या राजनीति विज्ञान का कोई लेना देना है नीति शास्त्र में? मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके जो रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज के निर्धारक तत्व क्या थे? इतिहास, संस्कृति और राजनीति विज्ञान। तो आपकी पॉलिटी क्या हुई, यहाँ पर आपको ऐड करती है। आपके पॉलिटी में अच्छा ये बताइए क्या कौन कौन से तत्व हैं जो आपकी नैतिकता या नीति शास्त्र के मानकों को निर्धारित करें? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, नीति निषेधता। आपके राज्य क्या हैं, वो आपके क्या हैं? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, तो वो आपके नीति शास्त्र हैं, वो आपके अपने कर्तव्य हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, वो नीति शास्त्र है। नैतिकता कहती है कि वो आपके कर्तव्य, और नैतिकता कहती है कि मनुष्य के कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोकतंत्र की, समानता की, भ्रातृत्व भावना की, स्वतंत्रता की, तो क्या नीति शास्त्र इन चीज़ों को लागू करती है? क्या नीति इनका अध्ययन, नैतिकता ये कहती है किसी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, वो नैतिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए? क्या नैतिक रूप से वह समानता का परिचायक होता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वतंत्रता वर्सेस समानता, इनमें श्रेष्ठ कौन है? स्वतंत्रता और समानता में श्रेष्ठ कौन है, यानी कि पहले कौन होगा? एक एक करके कोई बताना चाहे, अपना हाथ ऊपर कर बताएं, शांति सुनिएगा। स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि पहले व्यक्ति को हम स्वतंत्र करें तभी वो किसी के समकक्ष अपने समानता को जान सकेगा। अगर अच्छा, एक को स्वतंत्र करें, दूसरे को स्वतंत्र न करें, एक सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र वो जान रहा है, लेकिन और दूसरा जो बच्चे जिसको हमने स्वतंत्र नहीं किया है उसको तो बात करेंगे तो समानता आ ही नहीं सकती, कैसे कर सकते? अच्छा, पहले आप कहते हैं आप स्वतंत्र रहेंगे, आपके साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करता रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं सर, जब हम स्वतंत्र रहेंगे। हाँ आते हैं आप जी, सॉरी,
समानता के लिए ही स्वतंत्रता चाहिए होती है। आप ये कह रहे हैं कि बिना स्वतंत्रता के आपके साथ समानता का भाव नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। आप लोग स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, क्या समाज में समानता है? तो आप क्या कहेंगे? आप पहले समानता लाने चाहिए फिर स्वतंत्रता चाहिए? तो वही तो हम कह रहे हैं, आपके पास स्वतंत्रता है, क्या समाज में आज समानता है? ऑलमोस्ट है। किस वर्ग में है? क्या महिला पुरुष समान है आज? नहीं है। क्या एक ही जाति के 4 वर्ण के बीच समानता है? नहीं है। क्या मंदिरों में प्रवेश आज भी वर्जित नहीं है? क्या धर्म के बीच समानता है? क्या महिलाओं को एक वर्ग की महिलाएं, एक धर्म की महिलाएं दूसरे धर्म की महिलाओं के समान हैं? नहीं है, कहीं भी समानता नहीं है। कहीं समानता? आपके एक घर में समानता नहीं होती है, एक ही वर्ग के, एक ही माता पिता के बच्चों के बीच समानता नहीं होती। आप समानता की बात करते हैं, समानता कहीं नहीं है। समानता है, वो तो इंसान की सोच है जो फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और ये फीमेल्स में भी अपने आप को पीछे कर रखा है। सोच डिपेंड करती है ना। सोच ने, आपने कहा महिलाओं की सोच है कि उनको आगे बढ़ना है, पुरुषों की नहीं है। तो यहाँ पर हम गलती किसकी है? पुरुषों की है। आपकी सिर्फ सोच है, आप करना कुछ नहीं चाहती हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए काम भी करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। आप अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तो पुरुष क्यों लेगा? समानता का मतलब होता है जब 2 लाइनें एक बराबर होंगी। पुरुष हमेशा ऐसा है, पुरुष और महिलाएं। आप बात करते हैं समानता की, आज समाज में कह सकते हो आप समान नहीं हैं। महिलाओं की स्थिति आज 50-50 नहीं है। जबकि होनी चाहिए। प्रकृति ने समान नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने क्या किया है? मेल और फीमेल के बीच कुछ डिफरेंसेस लाए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रिएचर, मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य के क्या किया है? एक प्राणी, एक वर्ग विशेष की जो प्रोन्नति होगा, विकास होगा, उसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग मादा और नर को बनाया है। रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण, रचना के दृष्टिकोण से। सब मनुष्य में सब पुरुष ही होते हैं, कब की ख़त्म हो गए होते। सब महिलाएं होती, कब के ख़त्म हो गए होते। वो रचनात्मक प्रवृत्ति है जिसके कारण आपको महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग बनाया गया है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप महिलाओं और पुरुषों को ऊपर और नीचे रखेंगे। क्या उन्होंने बताकर पुरुषों को भेजा था कि महिलाएं आप हमेशा आपके अंडर में रहेंगी? या महिलाओं को कान में बोल दिया था कि नहीं, आप इनके अंडर में रहने वाले हो? ये बनाया किसने? आपके समाज ने। कहीं भी कुछ भी रहा हो, आप समान नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपने स्वतंत्रता पहले चुनी है, लेकिन समानता को आपने आज तक नहीं समान कर पाए। प्रयास बहुत सारे किए होंगे। तो क्या समानता अगर पहले मिल जाती, उसके बाद अगर स्वतंत्रता मिलती, तो क्या ये माहौल ज़्यादा अच्छा होता? क्या आप समान रूप से, जब आपको स्वतंत्रता मिली उस दौरान आप महिलाओं और पुरुष को हर जगह समान भागीदारी भी पहले से मिल गई होती, बराबर भागीदारी? आज यहाँ पर कोई इशू ही ना होते हैं कहीं भी किसी चीज़ को लेकर। हाँ, वो तो फैक्ट है। वो अगर ये अगर ही तो आ जाता है हर जगह, अगर मगर किंतु परंतु, सब काम ये खराब कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा स्वतंत्रता और समानता। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पहले ही बोल दिया है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भावना की जो बात की जाती है, वो नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान जो है वो नीति शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट उसके कुछ नोट्स कर लीजिएगा, लिखिएगा। नीति शास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से। हाँ,
नीति शास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से। इसमें लिखिएगा राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार को प्रभावित एवं परिवर्तित करने का प्रयास करता है। मानव व्यवहार को प्रभावित एवं परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जबकि नीति शास्त्र इसके लिए केवल वैचारिक आदर्शमूलक प्रारूप प्रदान करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीति विज्ञान के सामाजिक संविदा सिद्धांत में राजनीति विज्ञान के सामाजिक संविदा सिद्धांत में मानव व्यवहार को राजनीति विज्ञान के संवैधानिक सामाजिक संविदा सिद्धांत में मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया। हॉब्स एक विचारक हैं, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, पॉइंट चेंज करके, हॉब्स ने एक ऐसे काल्पनिक समाज की कल्पना की जिसमें प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष था, जहां जीवन संक्षिप्त, दिनहीन एवं क्षणभंगुर था। जीवन संक्षिप्त, दिनहीन एवं क्षणभंगुर था। ऐसी स्थिति में सभी ने आपस में एक संविदा तैयार की। ऐसी स्थिति में सभी ने आपस में एक संविदा तैयार की जिसमें सभी अधिकार जीवन की सुरक्षा के लिए एक विशेष व्यक्ति को प्रदान कर दिए गए तथा यह अधिकार वापस न लिए जाने की शर्त ली गई रखी गई। ठीक है, तो ये अधिकार कब बनाए गए? ये हॉब्स ने तब कहा था जब इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था, लोग आपस में युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे मार काट रहे थे, शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पर हॉब्स ने ये विचार कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके तहत लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति यानी एक राजा का निर्माण किया गया और उसको सारे अधिकार दे दिए गए ताकि वो लोगों के जीवन की रक्षा कर सके, और ये अधिकार उससे वापस न लिए जाने की भी बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, आगे चलकर लॉक एक विचारक हैं। ठीक है, लॉक लिख लेंगे ना, लॉ तो जानते हैं ना आप, का इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसमें लिखिएगा, लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को
आगे बढ़ाते हुए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए निरंकुश राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया। जबकि रूसो ने राज्य की सामान्य इच्छा को प्रस्तुत किया। जबकि रूसो ने राज्य की सामान्य इच्छा को प्रस्तुत किया। इस प्रकार तीनों राजनीतिक चिंतकों ने सामान्य इच्छा को, राज्य की सामान्य इच्छा को प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस प्रकार तीनों राजनीतिक विचारकों ने या राजनीतिक चिंतकों ने मानव स्वभाव का चित्रण भिन्न भिन्न किया है। मानव स्वभाव का चित्रण भिन्न भिन्न किया है। लॉक ने इसे एक विवेकशील प्राणी कहा। लॉक ने इसे एक विवेकशील प्राणी कहा, जबकि रूसो ने उदात्त वन्यजीव प्राणी के रूप में देखा। उदात्त वन्यजीव प्राणी के रूप में देखा। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, आक्रामक और क्षणभंगुर था। स्वार्थी, आक्रामक एवं क्षणभंगुर था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नीति शास्त्र मानव व्यवहार के वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मानव व्यवहार के वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है, न कि काल्पनिक और मानव के एकांगी पक्ष का। न कि काल्पनिक और या मानव के एकांगी पक्ष का। नेक्स्ट लिखिएगा। यह एक स्वतंत्र नैतिक चिंतन है। यह एक स्वतंत्र नैतिक चिंतन है जो मनुष्य के समक्ष कुछ आदर्शों एवं प्रतिमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। कुछ आदर्शों एवं प्रतिमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तथा उसके चयन का निर्णय मनुष्य पर छोड़ देता है। ठीक है, तो बेसिकली राजनीति विज्ञान जो होती है मनुष्य के लिए
क्या है, नैतिक रूप से उसको एक बेहतर शासन, एक बेहतर व्यवहार के रूपों का अध्ययन करता है। अब बात आती है यहाँ पर ये नीति शास्त्र के बारे में हो गया। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है मानवीय सह संबंधों के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो नीति शास्त्र को समझने के लिए पढ़ा। नीति शास्त्र के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग विचारों, वैज्ञानिक तथ्यों को, सारे पक्षों को हमने वहाँ पर अभी तक देख लिया। विचारकों का इसके बारे में क्या क्या कहना था उनको हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नैतिकता और मानवीय संबंध यानी मानवीय अंतर्क्रिया क्या है, उसके अलग अलग आयामों की चर्चा करें। ठीक है।